सो स्लाइड सभी को दिखता है? यस सर। यस सर। ओके फाइन। सो मैंने आपको कल एक प्रॉब्लम दिया था, आप लोगों ने ट्राई किया था? यस सर, हो गया सर। और वो बाकी लोगों से हुआ? ओके, सो जस्ट लेट अस सी द प्रॉब्लम। सो व्हाट इज गिवन टू यू, एक वेक्टर दे रखा है। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा है, कार्टेशियन है, सिलेंड्रिकल है या स्फेरिकल है? कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है? यूनिट वेक्टर कौन से हैं? तो सर कार्टेशियन। कार्टेशियन। कार्टेशियन है, ठीक है, क्योंकि कोई थीटा या फाई किसी एंगल का कोई फंक्शन नहीं है, तो सीधा सीधा क्लियर है कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ओके, तो हमें क्या करना है, इसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना है। राइट। सो कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया था, अगर आप पीछे रिविजिट करें? यही मैंने बताया था ना कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगी cos फाई sin फाई 0 माइनस sin फाई cos फाई 0 0 0 1। अगर मैं इसे पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूं ax ay az से, तो मुझे रो फाई z मिल जाएंगे। सभी को क्लियर है ये चीज? यस यस सर। सर। तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसका मतलब अगर हम इसे कंपेयर करें, तो कंपेयर करने पे हमें ये पता चलता है कि हियर हम इसे वेक्टर a इज इक्वल टू कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, y यूनिट वेक्टर ax प्लस 0 यूनिट वेक्टर ay प्लस x प्लस z यूनिट वेक्टर az। अगर आप देखेंगे यूनिट वेक्टर ay का कोफिशिएंट 0 है इसमें, ठीक है, तो मैंने इसे एक्सपेंड करके लिखा है 0 यूनिट वेक्टर az। अगर हम इसे कंपेयर करें ax यूनिट वेक्टर ax प्लस ay यूनिट वेक्टर ay प्लस az यूनिट वेक्टर az, कंपैरिजन अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो कंपैरिजन को शो करना कोई जरूरी नहीं है। फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी कि आप कंपेयर करो और उसके बाद लिखो। आप डायरेक्टली लिख सकते हो, आप सीधे सीधे ये लाइन लिख सकते हो, फ्रॉम दिस क्वेश्चन यू कैन डायरेक्टली राइट ax इज इक्वल टू y, ay इज इक्वल टू 0, az इज इक्वल टू x प्लस z। ये सीधे हम लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम है तो सभी को क्लियर हो जाए इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। ओके फाइन। सो ट्रांसफॉर्मेशन हमें कहाँ से चाहिए, कार्टेशियन से हमें रेक्टेंगुलर और वी कैन से कार्टेशियन से चाहिए सिलेंड्रिकल में। इसका मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगी दैट इज cos फाई sin फाई 0 माइनस sin फाई cos फाई 0 0 0 1। यही थी मेरी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, इज इट? यस सर। ओके। अब एक चीज बताइए, आपके प्रॉब्लम में ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज गिवन है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स टी आप पता है आपको, साथ साथ अगर मैं बोलूं ए एक्स ए वाई ए जेड, ये जो कॉलम मैट्रिक्स है ये कॉलम मैट्रिक्स भी आपको पता है, ए एक्स की वैल्यू है वाई, ए वाई की वैल्यू है 0 और ए जेड की वैल्यू है एक्स प्लस जेड। तो कहीं ना कहीं आपको ये कॉलम मैट्रिक्स भी पता है। ओके, एंड आपसे सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करोगे तो इसका मतलब आपको फाइंड आउट करना है ए रो ए फाई ए जेड, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, इस चीज की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है while दिस इज गिवन इन द प्रॉब्लम। ओके, ये चीज गिवन है आपको, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आपको पता है एंड यू नीड टू फाइंड आउट रो फाई जेड। तो हम कैसे करते हैं, तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो कन्वर्जन कैसे होगा आप सभी को पता है, अगर हम इसे इक्वेशन को लिखें सो ए रो ए फाई ए जेड इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या हो जाएगी आपकी, cos फाई sin फाई 0 माइनस sin फाई cos फाई 0 0 0 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉलम मैट्रिक्स ए एक्स ए वाई ए जेड।
तो एक बार आप लोग क्रॉस चेक कीजिएगा, सही लिखा हूं मैं, y0 x प्लस जेड, यही है। यस सर। इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए रो ए फाई ए जेड इज इक्वल टू, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, y cos फाई, ठीक है, प्लस ये जीरो हो जाएगा क्योंकि साइन फाइन टू जीरो, जीरो प्लस जीरो मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस जेड, जीरो। तो पहला जो एलिमेंट आएगा वो ये होगा। सेकंड को देखें, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस वाई साइन फाइव, ओके, माइनस वाई साइन फाइव, कॉस फाइव से मल्टीप्लाई होगा जीरो, और जीरो एक्स प्लस जेड से मल्टीप्लाई होगा जीरो। और थर्ड में लिखे तो जीरो इंटू वाई जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, नीचे आ जाएगा एक्स प्लस जेड। सभी को क्लियर है ये चीज? यस सर। ओके, मैंने अगर आपको रिकॉल करिए, मैंने एक रिलेशन बताया था, x इज इक्वल टू रो कॉस फाइव, y इज इक्वल टू रो साइन फाइव, एंड z इज इक्वल टू z। क्यों? क्योंकि एक बात बताइए, जब आप कार्टेशियन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो a रो की वैल्यू y cos फाइव तो नहीं हो सकती, y का फंक्शन तो हो नहीं सकता। इसी तरह से a फाइव जो है वो y का फंक्शन नहीं हो सकता, a z जो है वो x का फंक्शन नहीं हो सकता। एम आई राइट? अगर आप सिलेंड्रिकल में मूव करते हैं तो वो x और y का तो फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हमें ये जो x और y है इन्हें इलिमिनेट करना होगा इन टर्म्स ऑफ रो फाई एंड z। तो आपको रिलेशन पता है सिलेंड्रिकल और कार्टेशियन के कोऑर्डिनेट्स के बीच में, x इज इक्वल टू रो कॉस फाई, y इज इक्वल टू रो साइन फाई, z इज इक्वल टू z। इसका मतलब अगर हम इस चीज को लिखें प्रॉपरली तो व्हाट वी गेट, वी कैन से a रो a फाई a z इज इक्वल टू, y की वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा रो साइन फाइव कॉस फाइव माइनस रो साइन फाइव कॉस फाइव, और x की जगह आप रखोगे रो कॉस फाइव प्लस z। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सर इज इट? सेकंड वाला रॉन्ग है। सेकंड वाला रॉन्ग है? साइन, हाँ सर, क्योंकि साइन फाइव और साइन फाइव दोनों दोनों बार आएगा ना। या करेक्ट, ओके, थैंक यू। सो इट्स द साइन स्क्वायर फाइव, थैंक यू। Okay, right now eraser is not working. Let me correct it. Sine phi. So this is nothing but it will become, इसे हम लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 साइन इंटू 2 साइन फाइव इंटू कॉस फाइव क्या हो जाएगा, रो अपॉन 2 साइन 2 फाइव, ये हो जाएगा माइनस, सेकेंड वाला टर्म हो जाएगा आपका माइनस रो साइन स्क्वायर फाइव, साइन फाइव इंटू साइन फाइव दैट इज साइन स्क्वायर फाइव, एंड थर्ड वन इज जेड प्लस रो कॉस फाइव। इज इट ओके टू एवरीवन? यस सर। Just wait. Yeah. Fine. So the second term will be rho sin square phi, and the third one is z plus rho cos phi. क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, सो नाउ इसका मतलब हमने ए रो ए फाई ए जेड को फाइंड आउट कर लिया। तो हम ट्राई करते हैं उसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करने की। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए रो यूनिट वेक्टर ए रो प्लस ए फाई यूनिट वेक्टर ए फाई प्लस ए जेड यूनिट वेक्टर ए जेड, जहाँ पर ए रो कैपिटल ए रो की वैल्यू रो अपॉन 2 साइन 2 फाई। सो लेट अस राइट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए रो यूनिट वेक्टर ए रो प्लस ए फाई यूनिट वेक्टर ए फाई प्लस ए जेड
unit vector az. It means we can write vector a is equal to a रो की वैल्यू क्या थी आपकी, रो अपॉन 2 sin 2 phi यूनिट वेक्टर ए रो प्लस ए फाई की वैल्यू आई थिंक माइनस रो साइन स्क्वायर फाई था, ए फाई प्लस ए जेड की वैल्यू अगर आप देखें जेड प्लस रो कॉस फाई यूनिट वेक्टर ए जेड. एम आई करेक्ट? Yes, sir. So this is the vector A in in cylindrical coordinate system. ओके वहां पर आपको फंक्शन क्या था, जब कार्टेशियन में हमने बात किया तो कार्टेशियन में फंक्शन कुछ इस तरह का था, y यूनिट वेक्टर ax प्लस x प्लस z यूनिट वेक्टर az. यहाँ पर देखिए तो y एक्सिस के अलोंग कोई भी कंपोनेंट नहीं है वेक्टर a का, और जब हमने इसे कार्टेशियन सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट किया तो हमें रो फाई z तीनों के अलोंग कंपोनेंट मिल रहे हैं. तो रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, दोनों ही वेक्टर ए है. वही वेक्टर जो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में y यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस जेड यूनिट वेक्टर ए जेड है, सेम यही चीज यहाँ पर निकल कर आ रही है, रो बाई 2 sin 2 phi यूनिट वेक्टर ए रो प्लस डॉट डॉट. ओके क्लियर हुआ? Yes, sir. फाइन. अब अगर आपको बोला जाए फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दूं अगर मैं कि कन्वर्ट दिस वन इनटू कार्टेशियन में, तो कार्टेशियन में कैसे करोगे, मैंने कल भी आपको बताया था. कार्टेशियन में करने के लिए आपको इनवर्स लेना होगा, आई थिंक मैंने कहीं पर बताया होगा आपको ये चीज. ओके नहीं बताया, सर बताया था. ओके बताया था. तो आपको वही चीज करनी है. अगर हम बात करें कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल में, तो ए रो ए फाई ए जेड इज इक्वल टू कॉस फाई साइन फाई 0 माइनस साइन फाई कॉस फाई 0 0 0 1 ए एक्स ए वाई ए जेड. इसे हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स T. यहाँ पर ये चीज आपको गिवन है एंड दिस इज योर डिजायर्ड. ये चीज आपको ऑब्टेन करनी है. अगर आप कार्टेशियन गिवन है और ये चीज आपको ऑब्टेन करनी है. अगर मुझे उल्टा हो पूछा जाए कि सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन, इसका मतलब अब जो पैरामीटर मुझे गिवन है मुझे दिस वन गिवन, इसका मतलब सिलेंड्रिकल मुझे गिवन है और कार्टेशियन मुझे डिजायर्ड है. तो व्हाट शुड बी द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स टी. यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स टी क्या होना चाहिए. लेट अस सपोज इसे हम फॉर एग्जांपल T1 बोल देते हैं. ओके तो व्हाट शुड बी द T1. तो हम क्या करते हैं, सेम इसी रिलेशन को देखते हैं. इस रिलेशन को यहाँ पर फिर से मैं राइट करने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए रो ए फाई ए जेड इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स टी ए एक्स ए वाई ए जेड. लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, ऊपर वाले को ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के टर्म. ओके अगर आप ऐसा लिख सकते हैं तो नेक्स्ट कुछ नहीं है, एक सिंपल सा अप्रोच. दोनों तरफ हम टी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे. दोनों तरफ अगर हम टी इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स टी इनवर्स इनटू ए रो ए फाई ए जेड इज इक्वल टू टी इनवर्स इनटू टी इनटू ए एक्स ए वाई ए जेड. मैंने क्या किया, पोस्ट
नॉट पोस्ट, हाँ इरेजर क्यों नहीं काम कर रहा, दैट इज नॉट पोस्ट, दैट इज प्री मल्टीप्लीकेशन विथ टी इनवर्स। ओके, एक बात बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर मैं बोलूं टी आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका मतलब टी इनवर्स भी आपकी 3x3 की मैट्रिक्स होगी। इट मीन्स टी इनवर्स इंटू टी, ये आपको क्या बताएगा, कौन सी मैट्रिक्स होगी? पाई। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3x3। अब अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3x3 को प्री मल्टीप्लाई कर दें ए एक्स ए वाई ए जेड से, एंड आई से द रिजल्ट विल बी ए एक्स ए वाई ए जेड, होगा? ये चीज सर क्लियर है या? रो पाई जेड से। हाँ, हाँ। नहीं नहीं, यहाँ पर हम टारगेट चेक कर रहे हैं अभी। यस सर, यस सर, यस सर। क्या ये ए एक्स ए वाई ए जेड बनेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके? यस सर। ओके, तो इसका मतलब अब अगर हम इस इक्वेशन को देखना चाहें, इन दोनों को क्लब करें, ओके, तो नेक्स्ट पेज पे अगर हम जाते हैं, इसका मतलब टी इनवर्स इंटू ए रो ए फाई ए जेड इज इक्वल टू 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए एक्स ए वाई ए जेड, एंड विच इज नथिंग बट इक्वल टू ए एक्स ए वाई ए जेड। तो इसका मतलब सीधा सा है कि अगर आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है और कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है ना, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन्वर्स निकालना पता है आपको क्या होता है? एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स टी अपॉन आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स टी, यही होता है। यस सर। और डिटर्मिनेंट इसका क्या आएगा, कुछ क्लियर है आपको? कुछ गेस कर सकते हैं क्या आना चाहिए डिटर्मिनेंट? 1। वन, यस 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, ये खाली यूनिट वेक्टर को मैप कर रही है, तो मैग्नीट्यूड नहीं होगा, इसीलिए जब भी आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे 1 आएगा। ओके, तो इसका मतलब कुछ नहीं, आपको एडजॉइंट, और एडजॉइंट कैसे लिखोगे? रो को कॉलम से रिप्लेस कर देते हो, cos फाई sin फाई 0, इसका मतलब यहाँ पर पहला आएगा cos फाई sin फाई 0 या माइनस साइन फाई cos फाई 0 0 0 1। सिंपली कुछ नहीं करना है, एडजॉइंट इसका सिंपल आ जाएगा, ये माइनस यहाँ पे ले जाओ, बस खत्म। इज इट ओके? टी का ट्रांसपोज कह सकते हैं। हाँ, आप ट्रांसपोज ही कर सकते हो, क्योंकि इसमें ले जाओगे एडजॉइंट लिखने में, तो वही ट्रांसपोजिशन, आपको रो और कॉलम को इंटरचेंज करना होगा सिंपली। अदरवाइज जैसे आप लिखते हो ना, अगर इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करोगे, इसका अगर देखोगे तो ये क्या आएगा आपका, cos फाई निकल के आएगा। ओके, और अगर आप साइन फाई के लिए लिखोगे तो माइनस साइन फाई निकल कर आएगा। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट आ रहा है 1, तो आप शायद सीधे एडजॉइंट निकालो या सीधे ट्रांसपोज कर दो रो कॉलम को, तो आपको सेम निकल कर आएगा रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पर वेट यूनिट दिया गया है, दैट इज व्हाट। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अदरवाइज जो आप को फैक्टर्स निकालोगे ना, तो cos फाई का को फैक्टर चेक कर लो, cos फाई इंटू 1, अगर आप एडजॉइंट निकालने जाओगे, अगर इसका को फैक्टर फाइंड आउट करोगे पहले का, तो क्या हो जाएगा आपका cos फाई इंटू 1 माइनस 0। ठीक है, साइन फाई के लिए को फैक्टर फाइंड आउट करोगे तो माइनस साइन फाई आएगा, 0 के लिए फाइंड आउट करोगे तो आपका 0 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली वही हुआ ना, cos फाई माइनस साइन फाई 0। तो को फैक्टर निकालो, यहाँ पर सिंपल ट्रांसपोज कर दो, मोर और लेस दोनों सेम होंगे, क्योंकि वेट यहाँ पर यूनिट दिया गया है। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। फाइन। अब नेक्स्ट आता है कि अगर आपको सिलेंड्रिकल से स्फेरिकल में कन्वर्ट करना हो, तो पूरा प्रोसेस सेम है, बस आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो है वो आपको माइंड में रखनी है। ओके, तब तक देख लीजिए, आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, यहाँ पर आती है साइन थीटा 0 कॉस थीटा 0 माइनस साइन थीटा 0 1 0।
अगर आपको मूव करना है सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल में, कहने का मतलब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर ए आपको दिया हुआ है और आपको फाइंड आउट करना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो कैसे करोगे आप? जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स टी होगी वो ये होगी आपकी, ओके, साइन थीटा 0 कॉस थीटा 0 माइनस साइन थीटा 0 0 1। यहाँ पर भी अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे तो रिजल्ट आपका 1 आएगा, ओके। यस सर। इज इट क्लियर? करोगे कैसे? एग्जैक्टली जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल कराया ना, वैसे ही करना है आपको। ये जो रो फाई और जेड आपको गिवन है, इसे पोस्ट मल्टीप्लाई कर दोगे इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से, निकल कर आ जाएगा। और अगर आपको रो फाई जेड फाइंड आउट करना है, आर थीटा फाई गिवन है, तो आपको इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अगर ये चीज क्लियर है आपको तो ओके, ये चीज तो मैंने किया। हाँ, ये रिलेशन माइंड में रखना, रो इज इक्वल सर टू इसमें आर। वन, इस वाले मैट्रिक्स में वन मिसिंग है सर। कहाँ पर? सर वो अभी आपने जो खोला था स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल जो है सर। स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल, एक में, या दैट इज वन, थैंक यस यू। इट्स अ टाइपिंग एरर, इट्स अ 0। एक बार इनवर्स आप क्रॉस चेक कर लेना, आई थिंक 1 यहाँ पर शायद आएगा क्या, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा, ओके। सर थर्ड वाले में सेकंड। सेकंड में, यस सर। ओके, थर्ड थैंक यू। थर्ड के नहीं, यहाँ पर है 1 या यहाँ पर है, थर्ड में या सेकंड सर में है? थर्ड के सेकंड में। थर्ड के सेकंड में यहाँ पर, सर ओके, थर्ड आई विल कॉलम, करेक्ट इट, थर्ड कॉलम। सेकंड रो सर थर्ड कॉलम में सेकंड रो। ओके, दिस वन, ओके, प्लीज करेक्ट इट, इट्स अ टाइपिंग एरर। आप इनवर्स फाइंड आउट कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, ओके। एंड थैंक यू फॉर द करेक्शन। सो इट्स साइन थीटा कॉस थीटा, अल्टीमेटली है कुछ नहीं, जो आपको प्रीवियस में यहाँ पर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बताई ना, यहाँ पर इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है आपको। तो को फैक्टर आप देख लो, सबसे पहले यहाँ पर देखोगे तो 0 माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, और इसके बाद 0 के अगेंस्ट देखोगे तो को फैक्टर क्या निकल कर आएगा आपका 0, और कॉस थीटा के अगेंस्ट देखोगे तो आपको कॉस थीटा मिलेगा, इसलिए आई थिंक पहला आपका कॉमन ही आ रहा होगा, या ठीक है। सो इन दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट द व्हाट आई कैन से इनवर्स, आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स पहले हमने जो डिस्कस की थी उसका इनवर्स। तो हर एक के लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स याद रखने की जरूरत नहीं है, आप कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल अगर माइंड में रखते हैं और सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल माइंड में रखते हैं तो बाकी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल, मतलब कार्टेशियन में दिया है और आपको स्फेरिकल में जाना है, उसके लिए भी डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दी गई है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप इतना याद रखिए, रादर देन आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कार्टेशियन से आप चले जाइए, चलिए आपको एक मैं बता ही देता हूँ कैसे करेंगे आप। एक अगर मैं बोलूँ आपसे, ठीक है, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि एक वेक्टर ए एक्स यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस ए वाई यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस ए जेड यूनिट वेक्टर ए जेड, दिस इज गिवन and the question is convert it into spherical। तो मैंने स्फेरिकल के लिए अलग से अभी तक कुछ बताया ही नहीं है। हम क्या करते हैं, देखो बुक्स में जाओगे तो आपको इसके लिए भी एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दे रखे हैं, बट इतनी चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है, रादर देन सिंपल है। आपको पता है कि आप ए रो ए फाई ए जेड कैसे लिख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इंटू ए एक्स ए वाई ए जेड, ओके। लेट अस सपोज दिस इज T1 और T1 हमारा क्या है,
कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। या ये आपको दिखा, यही चीज मैं T1 बोल रहा हूँ इस पूरी चीज को। ओके, cos फाई sin फाई 0 माइनस sin फाई cos फाई 0 0 0 1, ये T1 है। ओके, अब ओके, दिस इज T1। तो T1 क्या है आपका? ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर कन्वर्जन, फ्रॉम कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल। ओके, नाउ इसका मतलब आपको रो फाई जेड पता चल गया, इससे आपको ये पता चल जाता है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो नाउ यू नो वेक्टर ए इज इक्वल टू ए रो यूनिट वेक्टर ए रो प्लस ए फाई यूनिट वेक्टर ए फाई प्लस ए जेड यूनिट वेक्टर ए जेड। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? आई थिंक कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल, नहीं, सिलेंड्रिकल पता चल गया, अब सिलेंड्रिकल से स्फेरिकल। ओके, तो सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल कन्वर्ट करने के लिए भी आपको मैंने बताया, क्या बताया था? आर थीटा फाई इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स T2 इंटू ये आपका हो जाएगा रो फाई जेड, वेयर T2 इज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स और सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल। ओके, अगर आप इक्वेशन 1 में जाओ, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। यस अगर सर। प्रीवियस में जाओ, इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 हमें कॉलम मैट्रिक्स ए रो ए फाई ए जेड की वैल्यू पता है, मैट्रिक्स T1 मल्टीप्लाइड बाय कॉलम मैट्रिक्स ए एक्स ए वाई ए जेड। तो अगर हम इसी चीज को यहाँ पर पुट कर दें, सो इट मीन्स वी नो दैट ए आर ए थीटा ए फाई इज नथिंग बट, पहले T2 आएगा, देन आपका आ जाएगा T1 एंड देन इट विल कम्स टू ए एक्स ए वाई ए जेड। ठीक है, अब आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो इक्विवेलेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगी वो T2 इंटू T1 होगी। इज इट क्लियर? यस सर। तो मैं आपको एक अप्रोच देता हूँ, ठीक है, ये बार बार ऐसा इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही याद रखने की जरूरत है ये चीज। एक्चुअली जब आप में से शायद किसी ने रोबोटिक्स की क्लास भी अटेंड की होगी, तो मे भी शायद मैंने या राहुल सर ने बताया होगा ये चीज। मैं आपको एक पाप बताता हूँ, जैसे आपको जाना है कार्टेशियन से स्फेरिकल में, तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप मूव करो कार्टेशियन से जाओ सिलेंड्रिकल में, एंड सिलेंड्रिकल से जाओ स्फेरिकल में। ओके, तो इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आपकी है T1 और इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है T2 एंड दिस इज डिजायर्ड T3, ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो जैसे हम आगे पढ़ेंगे ना, अगर आप प्रीवियस ध्यान दो तो कहीं ना कहीं कैसा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, पोस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। पोस्ट मल्टीप्लाई इन द सेंस, अगर मुझे T3 लिखना है तो T3 मैं कैसे लिखूंगा? T3 इज इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ 1 से 2 पे मूव कर रहे हो तो T2 ये पोस्ट मल्टीप्लाइड है विथ T1, इज इट? जैसे आप बढ़ोगे आगे ना, तो ये पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ऐसा देखो, अगर पहले सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स T1 आया तो आप यहाँ पर T1 कार्टेशियन वो हो तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स T1 है, T1 लिखो।
फिर जब आगे मूव करोगे सिलेंड्रिकल आएगा, सिलेंड्रिकल का ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स T2 है। अब मैट्रिक्स में आपको मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर पता होना चाहिए, प्री मतलब T1 के पहले, पोस्ट मतलब T1 के बाद। तो सबसे पहले आप कार्टेशियन में हो तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स T1 है। जब आप आगे मूव करोगे सिलेंड्रिकल में, तो कहने का मतलब सिलेंड्रिकल इन द सेंस, मैं आपको एक चीज और हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में मूव करने का ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, ये माइंड में रखना, कार्टेशियन का नहीं है। कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में मूव करोगे तो आप, लेट मी फर्स्ट राइट इट अगेन। ओके, मैं फिर से लिख देता हूँ। आप कार्टेशियन में हो, कार्टेशियन से पहले सिलेंड्रिकल में मूव कर रहे हो और देन आप स्फेरिकल में मूव कर रहे हो। अगर मैं बात करूं इस स्टेप का, कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में मूव करने का जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स T1 है, सिलेंड्रिकल से स्फेरिकल में मूव करने का ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स T2 है, तो कार्टेशियन से स्फेरिकल में सीधे जाने का ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स T3 अगर होता है तो कैसे लिखोगे? T3 इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने कौन सा अप्रोच लिया है कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में जाने का? यस और नो? तो कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में मूव कर रहे हो, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स T1। दो चीजें हैं, आप T1 के पहले मल्टीप्लाई करोगे या T1 के बाद मल्टीप्लाई करोगे। तो अगला जो आप स्टेप ले रहे हो ना सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल जिसमें T2 है, वो T2 बेटा याद रखना प्री मल्टीप्लाई होगा, नॉट पोस्ट मल्टीप्लाई। अगर पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे एरर आएगा। सबसे पहले आप कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में मूव कर रहे हो तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स T1, उसके बाद सिलेंड्रिकल से स्फेरिकल में मूव कर रहे हो तो जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है उसे प्री मल्टीप्लाई करो, प्री मतलब पहले, तो T2 इंटू T1, यही आपका कार्टेशियन से स्फेरिकल में ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकल कर आएगी। चाहो तो क्रॉस चेक कर लेना बुक से मल्टीप्लाई करके। इज इट ओके? ओके सर। तो आई डोंट थिंक कि आपको T3 भी याद रखने की जरूरत है। T3 याद रखो, उसका इनवर्स याद रखो, इतना करने की जरूरत नहीं है। ये एक आपको लॉजिक पता होना चाहिए प्री मल्टीप्लिकेशन का, खाली T1 और T2 माइंड में रखो, दैट्स इट। सर हाँ, स्फेरिकल टू कार्टेशियन के लिए फिर तो T1 इनवर्स, वहां पर इनवर्स हाँ, बस ये लॉजिक रखना। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अगर आप इनवर्स में चल रहे हो, उल्टा चल रहे हो, तो इनवर्स मैट्रिक्स आपको पता है वेट 1 है तो डिटर्मिनेंट हमेशा 1 आना है, कोई स्केलर आएगा ही नहीं, स्केलिंग क्वांटिटी कोई नहीं आएगी, सारी केवल एक मैट्रिक्स सिंपल बनेगी। तो मतलब वहां पर T1 इनवर्स जो है उसको लेटर सपोज T1 प्राइम मान लो, T2 इनवर्स को T2 प्राइम मान लो। तो जिस प्रोसेस में चल रहे हो उसी तरह से जैसे जैसे आगे पढ़ोगे करस्पॉन्डिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो पहले मल्टीप्लाई होती जाएगी। ओके, और सर उसमें भी प्री मल्टीप्लिकेशन का प्री मल्टीप्लिकेशन ही चलेगा, प्री मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ओके सर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस इज सर। इट? आप लोगों को शायद मैट्रिक्स में पता होगा ए बी का होल इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है यस सर। क्या? तो एक बात बताओ, अगर मुझे स्फेरिकल से कार्टेशियन में जाना होगा मतलब T3 इनवर्स, तो इस पूरी मैट्रिक्स का इनवर्स लेंगे तो क्या हो जाएगा? T1 मैट्रिक्स T1 इनवर्स इंटू मैट्रिक्स T2 इनवर्स। क्यों? क्योंकि आप पहले T2 इनवर्स में जाओगे फिर T1 इनवर्स में जाओगे। मैं लिखूं या मेरी बात समझ में आई आपको? सर आगे समझिए। सभी को समझ में आया या मैं इसको लिख के समझाऊं आपको? आ गया सर। आ गया ना? क्योंकि आप स्फेरिकल से सिलेंड्रिकल में जाओगे, यहाँ पर मैं रेड कलर से यहाँ लिख देता हूँ, तो ये बनेगा T2 इनवर्स अगर आप उल्टा चलते हो, और यहाँ से उल्टा चलोगे T1 इनवर्स। तो अगर मैं स्फेरिकल से कार्टेशियन में मूव करूँ तो पहले स्फेरिकल से सिलेंड्रिकल में जाऊंगा तो इसका मतलब हो जाएगा T2 इनवर्स, फिर सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन में जाऊंगा तो T1 इनवर्स प्री मल्टीप्लाई होगा। अब एक बात बताओ, इसको मैं बोल रहा हूँ दैट इज इक्वल टू T3 इनवर्स। जरा एक बात बताओ, इसका इनवर्स लोगे तो क्या हो जाएगा? T2 इनवर्स T1 T1 होगा। मैथमेटिक्स से ये चीज़ क्लियर हुई आपको? मैथमेटिकल तो वही चीज़ है, आप कैसा लिखना चाहते हो, चाहे तो सीधे इन्वर्स करो या उस प्रोसेस से। तो हर हाल में आपको खाली 2 ही मैट्रिक्स याद रखनी है, अदरवाइज बुक्स में जाओगे तो आपको सबके लिए अलग अलग मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। फाइन। और अब इसके बाद मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि मैं तो कतई ये चीज़ पूछता नहीं हूँ, कभी कभार गलती से पूछना, क्योंकि सिंपल से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से क्या पूछना है आपको। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप पढ़ो बस, मैंने इसलिए इतनी सारी चीज़ें बता दी कि इन केस अगर कोई एंड से पेपर बनाता है किसी ने पूछ भी लिया
तो मेरा मोटिव ये है आपको कम से कम चीज़ें रिमेंबर करनी पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा आप लॉजिक यूज़ कर सको, दैट्स इट, फाइन। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डाइवर्जेंस। आपका जो टॉपिक है डाइवर्जेंस कर्व, ओके। तो इफ आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द डाइवर्जेंस, पहले डाइवर्जेंस का जो एक वर्ड का मतलब क्या निकल कर आता है। डाइवर्जेंस अगर देखो तो डाइवर्ज होना, व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्ज। अगर मैं कहता हूँ स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग, या मतलब कोई भी चीज जो स्प्रेड हो, फैलती जाए, ओके। अब एक चीज बताओ, मैं आपको अभी कल मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन मैं यहीं पर डिफरेंस भी थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूंगा क्योंकि थोड़ा सा आपको पता ही होगा। एक बात बताओ, कोई चीज मान लो मेरे से कोई चीज ओरिजिनेट हुई, ओके, ओरिजिनेट हुई, वापस अगर वो मेरे पास लौट कर आ जाए तो क्या मैं उसको बोलूंगा कि ये डाइवर्स हो गई मुझसे? नो सर। नहीं ना। अगर मैं थोड़े से स्लॉट में बात करूं तो डाइवर्ज हुई है लेकिन वापस कन्वर्स होकर मेरे पास आ रही है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस अगर एक पर्टिकुलर पाथ में मेरे से, अब इसका मेरे से नहीं, एक एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस आप लोगों ने 12th में प्रैक्टिकल में प्लॉट किया होगा ना, चार्ट पे मैग्नेट रखते हो, कंपास से ट्रेस करते हो, किया है आप लोगों ने प्रैक्टिकल ऐसा 12th में? यस 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 सर। सर। ठीक है। तो एक बात बताओ बेटा, जब उसमें पाथ करते थे तो नॉर्थ पोल से फ्लक्स लाइंस निकलती थी तो आपको दिखेगा नॉर्थ पोल से निकल के फैल रही है, डाइवर्ज हो रही है, लेकिन वापस साउथ पोल की तरफ, मैग्नेट की तरफ वापस आ जाती है कि नहीं? यस सर। ठीक है। अच्छा, डाइवर्जेंस का मतलब हुआ स्प्रेडिंग। कर्ल का मतलब ऐसी कोई चीज जो सर्कुलेट हो, लूप बनाए। लूप कब बन सकता है? जहां से आपने शुरुआत की वहीं वापस आ जाओ, जो आपका सोर्स है उस सोर्स से निकल के वापस सोर्स पे आ जाओ, तो इसको हम कहते हैं सर्कुलेशन, लूप बनाना, ठीक है। दूसरी चीज है कि जैसे आप लोग का हेयर्स, कर्ली हेयर क्या होता है, वो निकलती है वापस उसी तरफ बेंड होके आती है, कर्ल आपका तो कर्ली हेयर होता क्या है, यहाँ से रूट से बाल निकले वापस भले वहां तक ना पहुंचे लेकिन टेंडेंसी उसी तरफ आने की होती है। तो दिस इज द नथिंग बट कर्ल। अगर आप उस हेयर का ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट कर लो, उसका भी कर्ल निकालोगे तो नॉन जीरो कर्ल आएगा, ओके। डाइवर्जेंस कहने का मतलब कोई भी चीज जो सोर्स से एक बार निकल जाए ना, कितना स्प्रेड होती है वो मैटर नहीं है, वो सोर्स पे वापस लौट ना पाए। मेरी बात समझ में आई? एक बार Yes, अपने sir. सोर्स से निकली ना तो वापस कभी सोर्स पे आए ना। अगर वापस सोर्स पे आ गई तो इसका मतलब उसमें सर्कुलेशन है। इसीलिए बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है, फ्लक्स लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फ्लक्स लाइंस होती हैं वो डाइवर्जिंग इन नेचर होती हैं। एक बार पॉजिटिव, आप लोग क्या बोलते हो, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस कैसे बताते हो? फील्ड लाइंस जो यूनिट टेस्ट चार्ज से निकलती है, टेस्ट चार्ज हम बोलते हैं 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज, ओके, पढ़ा होगा आप लोगों ने फिजिक्स में। तो जो टेस्ट चार्ज है उससे फील्ड लाइंस या तो बाहर की तरफ निकलती है या नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की इंफिनिटी से उसकी तरफ, यही बोलते हो ना, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से इनफाइनाइट की तरफ मूव करती है, यही तो पढ़ा होगा फिजिक्स में। Yes, हाँ sir. सर। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फील्ड लाइंस है वो टेस्ट चार्ज से निकली, टेस्ट चार्ज फिर से मैं बोल रहा हूँ 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज, उसे टेस्ट चार्ज बोलते हैं। टेस्ट चार्ज से निकली और इनफाइनाइट की तरफ मूव की। इनफाइनाइट तक मूव की रहने का मतलब, कायदे से तो बात ये इनफाइनाइट तक मूव कर ही नहीं सकती क्योंकि फाइनाइट एनर्जी होती है, ठीक है, तो इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस होगा नहीं। लेकिन इस वर्ड का मतलब ये है कि वापस इस टेस्ट चार्ज की तरफ किसी भी सूरत में किसी भी कंडीशन में वापस आ नहीं पाएंगी। तो इसका मतलब दे आर डाइवर्जिंग। स्पेस में देखोगे तो फील्ड लाइंस डाइवर्ज हो रही हैं, दूर बिखर रही हैं, वापस नहीं आ पाएंगी। तो इसका मतलब इस फील्ड लाइंस में एक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो डाइवर्ज होती जा रही है। इस चीज को अगर हम मैथमेटिकली मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, फॉर्मुलेट करने की कोशिश करें, तो हम एक वर्ड फाइंड करते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस मतलब हम फाइंड आउट करते हैं कि कितना डाइवर्ज कर सकती है, किस पाथ पे ट्रेवल करेगी। अगर किसी पाथ पे ट्रेवल करना, आप उसका पाथ ट्रैक कर सकते हो कि इस पाथ के अलाउंग अगर ये कोई पर्टिकुलर फील्ड लाइंस या कोई पर्टिकुलर कुछ भी कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर लाइन की किसी पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री के अलाउंग मूव कर रही है और अपने स्टार्टिंग पॉइंट से दूर हटती चली जा रही है, इसका मतलब वो डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज इन द सेंस विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, वो डाइवर्ज होती चली जा रही है। तो इस चीज को फॉर्मुलेट करते हैं हम एक टर्म से विच इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस वी वुड लाइक टू, डाइवर्जेंस का मतलब है वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द एबिलिटी, और इसको हम मोर स्पेसिफिक कहें, फाइंड आउट द ट्रेजेक्टरी फंक्शन along which the we can say the field lines or the that object will move,
and it will start moving more and more away from the starting point. अब इसको हम ये तो एक रफ सेंस में आपको आइडिया दे दिया गया। अगर हम इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात बोलें तो डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर एट एनी गिवन पॉइंट, किसी गिवन पॉइंट पे किसी वेक्टर का जो डाइवर्जेंस होता है वो नेट आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम एज द वॉल्यूम श्रिंक्स टू जीरो। का मतलब क्या है? देखो जैसे मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पे, ठीक है, सर सनरेज भी एक एग्जांपल हो सकता है डाइवर्जेंस का। हाँ सनरेज भी डाइवर्जेंस का एक एग्जांपल हो सकता है। हाँ या सो अगर हम देखें कोई वेक्टर है, ठीक है, किसी पॉइंट पी पे एक कोई वेक्टर है जो डाइवर्ज होती जा रही है, ऐसे फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं जैसे हम, तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पी को सेंटर मानते हुए एक स्फीयर प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली इस स्फीयर के अंदर कोई वॉल्यूम बाउंड होगा। इस स्फीयर का सेंटर ये पॉइंट पी है। हमें वॉल्यूम से कुछ मतलब नहीं है, हमें जो मतलब है वो इसके सरफेस से है। तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि इस स्फीयर के सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है। ओके, कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है इस स्फीयर के सरफेस से, डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप स्फीयर को बढ़ाओगे इंटेंसिटी कम होती जाएगी। फील्ड लाइंस तो फिक्स होंगी, अगर 4 फील्ड लाइंस है तो 4 ही फील्ड लाइंस रहेंगी। लेकिन जैसे जैसे आप इस स्फीयर को बढ़ाते जाओगे सरफेस एरिया बढ़ेगा। यस सर। ओके, तो फील्ड की इंटेंसिटी मतलब फील्ड पर यूनिट एरिया कम होगा या ज़्यादा होगा? कम होगा। कम होगा। इसीलिए जितना आप टेस्ट चार्ज से दूर जाते हो आपको फील्ड को डिटेक्ट करने में उतनी डिफिकल्टी होगी। ओके, तो हम इसीलिए इसको करते हैं कि ठीक है, हम सरफेस एरिया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं टोटल फ्लक्स कितनी निकल रही है, तो जाहिर सी बात है वहां पर सरफेस एरिया की बात करने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम बोलते हैं पर यूनिट एरिया कितनी फ्लक्स निकल रही है, तब तो हम ये देख पाते एरिया मैटर करता, क्योंकि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा पर यूनिट एरिया जो फ्लक्स है वो भी बढ़ेगा। लेकिन जब टोटल फ्लक्स की बात, हम जब टोटल फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो एरिया मीनिंगलेस हो जाता है। ऐसे में इस स्फीयर के साइज में वेरिएशन को हम पॉइंट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इट्स वॉल्यूम। बात मुझे समझ में आई? इज इट क्लियर कि ये बात समझ में आया जो मैंने बोला? एक बार और explain। देखो अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊं तो क्या चीज लिखा है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स। अब एक बात बताओ, अगर नेट आउटवर्ड फ्लक्स मतलब टोटल फ्लक्स की बात मैं करता हूं, तो बेटा टोटल फ्लक्स चाहे स्फीयर 1 से निकले, इस रेड वाले स्फीयर 1 से निकले या स्फीयर 2 से निकले, फ्लक्स तो पूरी उतनी ही निकलेंगी, ठीक है। फ्लक्स लाइंस उतनी निकलेंगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं फ्लक्स पर यूनिट एरिया की बात करूं, अगर मैं बात करता हूं फ्लक्स पर यूनिट एरिया को कंपेयर करता हूं फ्लक्स पर यूनिट एरिया, अगर ये टर्म मैं लेकर चला, तब तो मेरे लिए अगर पूछा जाए कि कितनी फ्लक्स है, तब जाहिर सी बात है मुझे एरिया ऑफ स्फीयर 1 और एरिया ऑफ स्फीयर 2 दोनों देखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं टोटल फ्लक्स, तो बेटा टोटल फ्लक्स के केस में एरिया को डिटेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टोटल फ्लक्स निकालने के लिए आप एरिया मल्टीप्लाई करते, फ्लक्स डेंसिटी पता थी, एरिया मल्टीप्लाई करते, तो जैसे एरिया वेरी करेगा टोटल फ्लक्स वेरी करेगा। लेकिन जब मैं बात ही कर रहा हूँ टोटल फ्लक्स की, तो एरिया को मल्टीप्लाई करने की नौबत ही नहीं आएगी। जब एरिया को मल्टीप्लाई करने की नौबत नहीं आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में स्फीयर 1 से स्फीयर 2 तक जाने में जो साइज का वेरिएशन आ रहा है, उसे हम कैसे इनकॉर्पोरेट करें अपने फॉर्मुलेशन में, तो उसे इनकॉर्पोरेट करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम। समझ में आया? क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। Yes, sir. ओके, सो दैट इज वाई हम बात करते हैं। अच्छा, आप सभी को पता होगा कोई भी चीज डिफाइन की जाती है वो हमेशा यूनिट बेसिस पे डिफाइन होती है, ताकि अगर नॉन यूनिट क्वांटिटी हो तो आप जस्ट स्केल डाउन कर, स्केल अप कर दो या स्केल डाउन कर दो, ठीक है। तो इसीलिए हम यूनिट वॉल्यूम के बेसिस पे बात करते हैं।
So that is why net outward flux per unit volume, ठीक है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब हम ऐसा एक स्फीयर एज्यूम कर रहे हैं जिस स्फीयर का वॉल्यूम 1 हो, मतलब स्फीयर 1 अगर हम कंसीडर करें तो इस स्फीयर 1 का जो नेट वॉल्यूम है दैट शुड बी इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू यूनिटी। अब अगर हमें नॉन जीरो वॉल्यूम की बात करनी है तो आप सीधे सीधे यहाँ पर डेल्टा भी यूज कर सकते हो। ओके, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, यूनिट बेसिस पे आ जाएगा। कंडीशन ये है कि मैं आपसे बोल रहा हूँ किसी पॉइंट पे फाइंड आउट करना है और आपने एक सर्टेन यूनिट वॉल्यूम का स्फीयर कंसीडर कर लिया। एक स्फीयर को पॉइंट पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? रेडियस 0। अगर मैं उस स्फीयर को स्केल डाउन कर दूं, उसका वॉल्यूम 0 कर दूं, तो स्फीयर मेरा पॉइंट पे कन्वर्ट हो जाएगा। यस सर। मैंने पहले ही बताया ना कि आप यूनिट स्फीयर कंसीडर करो, उसके बाद आप अपने नेसेसिटी के अकॉर्डिंग स्केल अप कर सकते हो या स्केल डाउन। तो मैंने यूनिट वॉल्यूम, ऐसा वॉल्यूम जिसका ऐसा स्फीयर जिसकी वॉल्यूम यूनिटी है वो कंसीडर करके मैंने डिफाइन कर दिया। अब मैं पॉइंट पे डिफाइन करना चाहता हूँ, किसी पर्टिकुलर रीजन में नहीं, पर्टिकुलर वॉल्यूम में नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है मुझे यूनिट वॉल्यूम में पता है और मुझे पता है कि पॉइंट का वॉल्यूम 0 होगा, तो मैं क्या कर देता हूँ, ये मानता हूँ कि मैं अपने जो यूनिट वॉल्यूम का जो स्फीयर है उसे श्रिंक कर दूंगा पॉइंट में। तो इसे हम मैथमेटिकली जो लिखेंगे वो हम लिखेंगे लिमिट वॉल्यूम टेंड्स टू 0। क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. And that is why you can write divergence of vector A is equal to limit delta V tends to 0. Why delta V tends to 0? Because of this statement, volume shrinks to 0. जैसे ही वॉल्यूम स्फीयर का 0 पे जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा पॉइंट में। तो ये चीज हमें बताती है वी आर कंसिडरिंग पॉइंट P। नाउ न्यूमरेटर है क्लोज सरफेस इंटीग्रल वेक्टर A डॉट वेक्टर ds। अब वेक्टर ए क्या है? वेक्टर ए बताता है फ्लक्स डेंसिटी। उसे हम अगर डिफरेंशियल एरिया एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें, फ्लक्स डेंसिटी मतलब फ्लक्स पर यूनिट एरिया, उसे हम मल्टीप्लाई कर दें डिफरेंशियल एलिमेंट ds से, एरिया एलिमेंट से, तो ए है फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ds का यूनिट है एरिया, मल्टीप्लाई करोगे जिसका मतलब ये स्मॉल डिफरेंशियल सरफेस ds से कितना फ्लक्स निकलता है वो बता देगा। अब अगर हम पूरे स्फीयर के सरफेस को कंसीडर करना चाहते हैं तो हम सरफेस इंटीग्रल ले लेंगे, क्लोज सरफेस इंटीग्रल, क्योंकि क्लोज्ड स्फीयर है। तो न्यूमरेटर बताएगा टोटल फ्लक्स जो उस स्फीयर से बाहर निकल रही है। इज इट ट्रू और नॉट? यस सर। सभी को क्लियर हुआ ये चीज? Yes, sir. अब मैंने आपको क्या बताया कि बेटा हमें क्या कंसीडर करना है, क्योंकि देखो एज अ होल कंसीडर करें तो न्यूमरेटर एज अ कंप्लीट ये टोटल फ्लक्स बता रहा है, ये टोटल फ्लक्स। जाहिर सी बात है बेटा, अगर हम एक पर्टिकुलर स्फीयर को कंसीडर करते हैं तो ये एक फिक्स क्वांटिटी आएगी। ओके, तो अगर हम उसे स्केल अप स्केल डाउन करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो हमने वॉल्यूम को इनकॉर्पोरेट किया और जिससे कि हम उस पॉइंट पी पे पहुंच सकें। ये डेल्टा वी जो है ये एक वेरिएशन कर रहे हैं जिससे वो पॉइंट पे पहुंच सके। दूसरी चीजों से हम ये देख सकते हैं कि डाइवर्स होने की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा कहां पर होनी चाहिए, गेस करके बताइए आप। जैसे इस फिगर में डाइवर्जेंस सबसे ज्यादा आपको यहां पर मिलेगा या यहां पर मिलना चाहिए? पॉइंट के पास। पॉइंट के पास मिलना चाहिए। इज इट क्लियर? पॉइंट के पास बिखरने की प्रॉपर्टी, उससे अवे जाने की टेंडेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू यहाँ पर। अगर मैं पॉइंट ए देखूं और पॉइंट पी देखूं तो पॉइंट पी के पास डाइवर्जेंस नेचर ज्यादा है पॉइंट पी की तरफ एज कंपेयर टू पॉइंट ए। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा आप मैथमेटिकल जाओ। पॉइंट ए पे अगर हम पी को सेंटर मानते हुए स्फीयर कंसीडर करें तो उस स्फीयर का वॉल्यूम डेल्टा वी कहाँ पर कम होगा? पॉइंट ए से जो स्फीयर प्लॉट होगा वहां पर या पॉइंट पी के पास जो स्फीयर प्लॉट होगा वहां पर? पी पे। ए पी पे होगा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो बेटा अगर पॉइंट पी के पास वॉल्यूम कम है इसका मतलब डेल्टा वी बहुत कम हो रहा है, तो टोटल क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगा।
बढ़ेगा, तो डाइवर्जेंस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। इसलिए अब मुझे बताओ डाइवर्जेंस कहाँ पर ज़्यादा मिलेगा, नियर द पॉइंट पी और एट पॉइंट ए? पॉइंट पी। पॉइंट पी, तो दैट इज वाई नियर द सोर्स डाइवर्जेंस सबसे ज़्यादा होगा आपका। इज इट क्लियर? यस सर। किसी को कोई डाउट है बेटा? नहीं है? ओके, सो द लास्ट वन इज डाइवर्जेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम एक जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करते हैं। मैं आपको चैट बॉक्स में पासवर्ड दे देता हूँ, आप लोग उसका अटेंडेंस भी मार्क कर लीजिए अपना। मैंने चैट बॉक्स में पासवर्ड डाल दिया है, आप लोग अटेंडेंस मार्क कर लीजिए और तब तक मैं आपको ये बता देता हूँ। मैंने एक जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर किया है, ये यूनिट वेक्टर ए यू, यूनिट वेक्टर ए बी और यूनिट वेक्टर ए डब्ल्यू। मतलब ये यू एक्सिस है, ये वी एक्सिस है और ये डब्ल्यू एक्सिस है। तो जो कोऑर्डिनेट है वो यू वी डब्ल्यू आएंगे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो हम उस ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए यू यूनिट वेक्टर ए यू प्लस ए बी यूनिट वेक्टर ए बी प्लस ए डब्ल्यू यूनिट वेक्टर ए डब्ल्यू। अब मैं बताता हूँ कि इस टेबल जो मैंने आपसे डिस्कस किया था उसकी ब्यूटी। अगर हम डाइवर्जेंस को जनरलाइज करना चाहें ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो वो लिखा जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1/h1 h2 h3 डेल बाई डेल यू h2 h3 ए यू प्लस डेल बाई डेल बी h3 h1। मतलब ध्यान से देखो, एक लॉजिक बता देता हूँ, 1 2 3 यू वी डब्ल्यू। जब आप u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो ना तो 1 को कंसीडर नहीं करोगे, h2 इंटू h3 और करस्पॉन्डिंग ए यू। प्लस जब आप v के लिए करोगे तो 2 को कंसीडर नहीं करोगे, h3 इंटू h1 इंटू ए बी। फिर प्लस जब आप w के रिस्पेक्ट में करोगे तो 3 को कंसीडर नहीं करोगे, 1 इंटू 2 h1 इंटू h2। बाकी करस्पॉन्डिंग u के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ए यू आएगा, v के रिस्पेक्ट कर रहे हो ए वी आएगा, w के रिस्पेक्ट कर रहे हो डब्ल्यू आएगा। समझ में आया? यस सर। किसी को कोई डाउट है? सर ये जो ऑर्डर रहेगा h3.h1, ये h3.h1 ही होना चाहिए कि नहीं, h1.h3? आप कैसे भी लिख सकते हो, ये स्केलर क्वांटिटी है, चाहे h2 इंटू h3 लिखो या h3 इंटू h2। मैं इस पैटर्न में इसलिए लिखता हूँ ना जिससे आपको साइकिल में चलने में आसानी है। जब u डेल बाई डेल यू करते हो तो पहला h1 नहीं कंसीडर करोगे, 1 ऐसे लिख लो, 1 को कंसीडर नहीं करना है, बचे क्या 2 3, तो h2 इंटू h3 इंटू यू के करस्पॉन्डिंग ए यू। फिर जब v के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2 कंसीडर नहीं करोगे, h1 इंटू h3 लिखो या h3 इंटू h1 लिखो, आपकी मर्जी। ठीक है? यस सर। सभी को क्लियर हुआ कैसे लिखना है? सभी को क्लियर हुआ है? ओके, जब आप देखो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो इसका मतलब आपको इस स्केलर से जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको यूनिटी करने के लिए डिवाइड करना होगा, h1 h2 h3 से आप इनके मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड करोगे। अब ये h1 h2 h3 मैंने पहले भी बताया था, जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे तो u v w जो होगा वो x y z होगा। तो h1 h2 h3 होगा 1 1 1, मतलब h1 की वैल्यू 1, h2 की वैल्यू 1, h3 की वैल्यू 1। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये वेक्टर दे रखा है, इसे आप डाइवर्जेंस फाइंड आउट करो, जबकि वेक्टर ए आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में दिया गया हो। अगर वेक्टर ए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में होता, मतलब au की जगह इस यूनिट वेक्टर au की जगह एरो होता, av की जगह यूनिट वेक्टर a फाई होता और aw की जगह यूनिट वेक्टर az होता, तो मतलब वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में है। तो वहां पर h1 h2 h3 की वैल्यू क्या होगी इस फॉर्मूले में? 1 रो 1। अगर यही मैं बोलता कि वेक्टर ए आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, इसका मतलब यूनिट वेक्टर au की वैल्यू होती यूनिट वेक्टर ar, यूनिट वेक्टर av की जगह होता है यूनिट वेक्टर a थीटा और यूनिट वेक्टर aw की होता है यूनिट वेक्टर a फाई r थीटा फाई u v w की जगह। तो ऐसी सिचुएशन में आप यही फॉर्मूला यूज करते, लेकिन यहाँ पर h2 h3 की जगह लिखते 1 r साइन थीटा। बस टेबल के हिसाब से यहाँ पर पुट करो, रिजल्ट आ जाएगा आपका। ओके, और जब आप बुक्स में देखोगे तो आपको तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए फॉर्मूले अलग अलग मिलेंगे। तो इट्स बेटर कि आप इस तरह से जाओ। सभी को क्लियर है ये चीज़? हम इसमें न्यूमेरिकल करेंगे कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास जो भी आएगी तो हम आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करके बताएंगे कि जबकि वेक्टर ए हमारा
स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो इसका डाइवर्जेंस कैसे फाइंड आउट करें। लेकिन आप चाहो मैंने जो मेथड बताया इस मेथड से करके एक बार देखना, कल क्रॉस वेरीफाई जब नेक्स्ट क्लास में आप क्रॉस वेरीफाई करना मेरे से, ठीक है। ओके सर। आप सर वो किसी को क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन दिखाना है, ओके। ये है, आप स्नैप ले लो अभी। सर हाँ बोलो। तो डाइवर्जेंस वाली डेफिनेशन के जो स्लाइड थी सर एक बार वो ओपन करेंगे। ओके, वैसे आप लोग पहले पता हुई है, मैं आपको हैंड रिटेन नोट्स आज अपना अपलोड करने जा रहा हूँ डाइवर्जेंस के, ओके। फिर भी मैं शो कर देता हूँ आपको, ये है, दिखा बेटा। सर इसमें जो हाँ? फर्स्ट वाला जो फील्ड लाइंस बताई हैं ई से आउटवर्ड हो रही है जो सारी, ए बी सी की बात करो क्या आप? ए, हाँ यस सर, ए हाँ, वाला हाँ। डायग्राम। हाँ हाँ हाँ। सर ए वाले डायग्राम में टोटल डाइवर्जेंस तो 0 होगा ना सर? नहीं, नॉन जीरो सर, पॉजिटिव क्योंकि- डाइवर्जेंस। हाँ यस सर। बताओ, देखो किसी पॉइंट से अगर निकल के फैलती जा रही है तो डाइवर्जेंस जीरो नहीं हो सकता। डाइवर्जेंस मतलब एक तरह से बिखरना, उससे कितना दूर भाग रही है। अगर हम फर्स्ट डायग्राम को देखें ना, तो देखो पॉइंट बी से निकल के दूर भाग रही है, तो यहाँ पर डाइवर्जेंस पॉजिटिव और नॉन जीरो होगा। पॉइंट बी में देखें तो इनफाइनाइट से पॉइंट की तरफ आ रही, कन्वर्ज हो रही है डाइवर्ज की बजाय, तो कन्वर्जेंस भी एक तरह से निगेटिव डाइवर्जेंस होता है, मतलब उस पॉइंट से दूर न जाके उस पॉइंट की तरफ आ रही है। यहाँ पर भी बिखराव है लाइंस में, तो यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्जेंस होगा। पॉइंट सी पे बात करो तो स्टडी है, कोई डाइवर्जेंस नहीं है, एक स्टडी है। पॉइंट पी से अगर हम देखें, भले यहाँ से फ्लक्स लाइन ऐसे निकल रही है और इसकी तरफ आ रही है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो किसी तरह का कोई बिखराव नहीं है, लाइंस में कोई डाइवर्जेंस नहीं। यहाँ पर देखो सारी लाइन स्प्रेड हो रही है चारों तरफ, यहाँ पर स्प्रेडिंग नहीं है। सर थर्ड में 0 होगा ना डाइवर्जेंस? थर्ड में डाइवर्जेंस जीरो होगा क्योंकि वहाँ पर लाइंस में कोई स्प्रेडिंग ही नहीं है। लाइंस ऐसे आ रही है पॉइंट पी से होते हुए ऐसे सीधे जा रही है, कोई स्प्रेडिंग नहीं है। पहले में देखोगे पॉइंट पी की तरफ लाइन में स्प्रेडिंग हो जा रही है, पॉइंट बी की तरफ निगेटिव स्प्रेडिंग हो रही है। पॉइंट सी में स्टडी है, लाइन सीधे पास हो रही है। सर हाँ। सर डाइवर्जेंस तो इसका मतलब सर अपन फील्ड लाइन का पाथ देखते हैं या सर उस पॉइंट का पाथ देखते हैं? पॉइंट का पाथ में देखो, जैसे मैं बोलता हूँ कि एक पैराबोला की इक्वेशन होती है, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, एक पॉइंट अगर कोई पॉइंट है, अगर वो इस तरह से मूव कर रहा है कि अगर मैं उसके पाथ को ट्रैक करूँ तो मुझे पैराबोलिक पाथ मिल जाता है। तो मैं क्या बोलूँगा, उस पॉइंट का जो लोकस है वो एक पैराबोला है, जिससे मैं पैराबोला के फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। सर बट इसमें तो सर हर जगह से इक्वल फोर्स लग रहा है, तो वो पॉइंट कहीं मूव करेगा ही नहीं, या सर अपन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं? पॉइंट पी आप भूल जाओ, पॉइंट पी एक चार्ज मान लो, चलो ठीक है एक चार्ज है, +1 कूलम का चार्ज रखा है, उससे फील्ड लाइंस फैलती जा रही है। अगर आप एक कंपास लेके मेजर करोगे और दूर ले जाओगे तो आपको पता चलेगा, दूर जैसे जैसे जाओगे वीक भी होंगी और डिटेक्ट होती जाएंगी। अगर मान लो एक +1 कूलम का है, अगर उससे सी के केस में कंसीडर करो, चलो मान लो ऐसा कुछ होता फील्ड लाइंस, तो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं कंपास लाता यहाँ कहीं रखता तो मुझे डिटेक्ट होती फील्ड लाइंस? अगर सीधे सीधे जाती बिखरती नहीं, यहाँ पर मैं डिटेक्ट फील्ड लाइंस का समझ में आ गया कि फील्ड लाइंस आउटवर्ड जा रही है तो वो डाइवर्ज कर रही है। हाँ। बट अगर अपन पॉइंट का पाथ देते हैं तो उसको चारों तरफ से मतलब पूरे 360 में इक्वल फोर्स मिल रहा है, तो वो कहीं मूव ही नहीं कर रही है अपनी जगह से, तो इट मींस उसका पाथ है, पॉइंट इट मींस वो डाइवर्ज। एक मिनट, जैसे आप यहाँ पर कंपास रख के कंपास को मूव करना शुरू कर रहे हो, ठीक है, ये पॉइंट चार्ज है, अब यहाँ पर कंपास को मूव कर रहे हो एक स्फीयर के अलोंग, सर्कल के अलोंग। अभी यहाँ पर आप मूव कर रहे हो तो एक बात बताओ, यहाँ पर भी आपको डिटेक्ट होगा, यहाँ पर भी डिटेक्ट होगा, यहाँ पर भी डिटेक्ट होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इसका मतलब फील्ड चारों तरफ हो रही है। अगर मैं ऐसा कुछ पैटर्न रहता तो बेटा यहाँ पर आपको डिटेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब लेकिन यही कंपास को और नजदीक लाओगे, स्ट्रेंथ आपको ज्यादा मिलेगी। Am I right? क्लियर है? ये चीज आपको क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस सर। ओके, आई थिंक अंश डाउट पूछ रहे थे। अंश आपको क्लियर हुआ ये चीज कि अभी भी नहीं क्लियर हुआ?
यस सर, यस सर। क्लियर हुआ ना? जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ ना, पॉइंट ऐसा समझ लो आप कंपास लेके आप मूव कर रहे हो, ठीक है? आप एक Okay, sir. सेंसर लेके आप मूव करो, पॉइंट पी को मत सोचो, पॉइंट पी समझ लो एक चार्ज है। अब आप सेंसर लेके मूव कर रहे हो एक पर्टिकुलर रेडियस पे, सर्कल के लॉन्ग, तब आप डिटेक्ट करना, चलो आपको चारों तरफ फील्ड महसूस होंगी। लेकिन अगर सी के केस में जाओगे और सर्कल के लॉन्ग मूव करोगे तो चारों तरफ आपको सेंसर आपका सेंस नहीं करेगा फील्ड, क्योंकि इसमें Okay, sir, डाइवर्जेंस है ही नहीं, understood. ठीक है? ओके, सो आई हैव डन द टुडेज क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि डाइवर्जेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट राइट नाउ यू कैन ऑल्सो ट्राई। क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हो, आपको आइडिया लगेगा क्योंकि मैंने फॉर्मूला दे रखा है। इसी तरह से मैं कर्ल भी डिस्कस करूंगा, ठीक है? एंड देन आई विल स्टार्ट बेसिक लॉस, और मैं मोस्टली आपको अपना हैंड रिटेन जो मैंने कॉपी पे लिख के बनाया था वो आपको दूंगा। लास्ट टाइम आपके सीनियर्स को मैं कॉपी पे लिख के दे देता था, क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा था नहीं ऑनलाइन का, तो इस वजह से, ठीक है? So I will provide the handwritten notes as well. Okay, so I'm going to end the class. You may leave. Thank you, sir. Okay, welcome. सर Thank you, sir. Welcome.